अगर आपके बायोलॉजी में मार्क्स 200 के करीब अटके हुए हैं, अगर या आपके अगर लेट्स से मार्क्स अभी 180, 200, 220 ऐसे ही बायो में अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ने के बाद भी आपने हर एक चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है। अब ये हो सकता है कि 3 मई से पहले पढ़ा हुआ हो, उसके बाद अभी रिवीजन पूरी हर एक चैप्टर की ना की हो, मे बी कर भी ली हो, लेकिन आपने एक बार हर एक चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी अगर आपके बायो में स्कोर नहीं आ रहा है, बायो में अगर आपके नंबर अटक गए हैं 200 के अराउंड, तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी। वो वाली बातें नहीं करूंगा यार मैं, सिंपल सी बात है कि बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन कर लो, ये सब तो आपको खुद ही पता है भाई। जो 36 लोग बोल देते हैं आके, वो सारी बातें आपको खुद से ही पहले पता होती है, आप बस उनको सुन के टाइम पास कर लेते हो। मैं आपको गाइडेंस देने का मतलब ये होता है कि जो आपके दिमाग में ना आए, एक एक्सपीरियंस बंदे के दिमाग में आए, वो आपको बताए। रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी हो, तो आपको खुद ही भी पता है भाई, उसमें मैं क्या बता दूं। तो मैं आपको ऐसे 3 फैक्टर बताऊंगा। इन 3 फैक्टर को यार, अभी आपने देखा होगा कि मैंने 10 दिन पहले मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें मैंने काफी स्टूडेंट इनरोल हुए थे। उसमें से लगभग बता सकता हूं, गिनती के बता सकता हूं कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने ये सेम चीज फॉलो करवाई थी, जिनके स्कोर 200, 220, 180 ऐसे आ रहे थे, और विधि ने 10 दिन के अंदर आज उनका स्कोर 290, किसी का 300, किसी का 310, किसी का 320, किसी का 326 ऐसे मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं। तो ध्यान से मेरी ये 3 बातों को सुनना और इसको आज से ही इंप्लीमेंट करना। देखो, पहली बात आपको क्या करनी है, पहली बात आपको टेस्ट की एनालिसिस कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, देखो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहीं ना इधर इधर कहीं तो दिख रहा होगा। सबसे पहला काम ये करो, आपने टेस्ट दिए होंगे, है ना, आपने कभी ना कभी तो टेस्ट दिया होगा फुल सिलेबस, चाहे हो सकता है अभी री नीट अनाउंसमेंट के बाद में भी अभी ना दिया हो, काफी ने दिया भी होगा, और कुछ ने नीट से पहले 3 मई से पहले तो 1, 2, 4 कुछ तो टेस्ट दिए होंगे आपने बायो के। तो जो आपने बायो के टेस्ट दिए थे, अभी पहले 1 घंटा इस वीडियो के खत्म होने के बाद 1 घंटा बैठो और जो 4-5 टेस्ट उठाओ जो फुल सिलेबस बायो के आपने दिए थे, एक ऐसी लिस्ट बनाओ जैसे इसमें आपको दिख रहा है, एक स्टूडेंट की एक लिस्ट है, ऐसे मैंने हर एक मेंटरशिप स्टूडेंट की अपनी लिस्ट बनवाई हुई है। ऐसी एक अपनी लिस्ट बनाओ। इसमें क्या है, एक तरफ आपके सारे चैप्टर्स हैं, उसके बाद आगे आपके वर्टिकल जो कॉलम्स बनाए हुए हैं, इसमें ये बताया गया है कि हर एक टेस्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे थे। और लास्ट वाला जो आप कॉलम देखोगे तो उधर टोटल नंबर ऑफ आपके रॉन्ग आंसर बताए हैं, कि जैसे लिविंग वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन गलत हुआ था लास्ट 5 टेस्ट में इन स्टूडेंट का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 गलत हुआ था। इसी तरह आप नीचे जाओगे तो देखोगे कि आपका हेल्थ एंड डिसीज से इनके 10 क्वेश्चन गलत हुए थे लगभग, मतलब कि अगर इन्होंने 5 टेस्ट दिए थे तो हर एक टेस्ट में इनके 2 क्वेश्चन तो हेल्थ एंड डिसीज से गलत हो रहे थे। तो ऐसे ही एक पहली आप लिस्ट बनाओ अपनी, लास्ट 5 जो टेस्ट आपने दिए थे उसको एनालाइज करके चैप्टर वाइज एक ऐसी लिस्ट बना लो। अब जब एक चैप्टर वाइज ऐसी आप एक लिस्ट बना लोगे, आपको अपना पूरा चिट्ठा मिल जाएगा कि भाई मेरी मेन दिक्कत कहां पे है, मेरे माइंड को मेन दिक्कत में मेरा माइंड कहां पे मेन लैक कर रहा है, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो, इनका जब मैंने बनवाया तो क्लियर फंडा पता लग रहा है भाई कि इनकी भाई आपकी एनाटॉमी वीक है ना, इनकी मोर्फोलॉजी वीक चल रही है, उसमें डाटा वाइज वीक चल रहे हैं, जेनेटिक्स 2 में वीक है ना, एवोल्यूशन में, हेल्थ एंड डिसीज में वीक हैं। ये तो सारी बातें इनकी क्लियर पता लग रही थी उसके बाद मुझे। तो जब ये क्लियर आपको पता लग जाएंगी तो उसके बाद सबसे पहले उन चैप्टर पे ही फोकस करो जिनमें आपके लगातार क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। लेट्स से अगर आपने 5 टेस्ट की एनालिसिस की तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को अपने कंप्लीट करो, उन चैप्टर को अपना स्ट्रेंथन करो जिसमें आपके क्वेश्चन 4 या 5 से ज्यादा गलत हो रहे हैं, मतलब पर टेस्ट 1 क्वेश्चन तो गलत हो ही रहा है। ऐसे वाले चैप्टर्स को सबसे पहले आप अपना तगड़ा करो। पहला नंबर बात तो ये आपको मुझे बोलनी थी कि एक ऐसे लिस्ट बना लेना, जो भी आपने जितने भी टेस्ट अभी आज तक आपने दिए होंगे, 4-5 टेस्ट उठाना, 1-2 टेस्ट से वो डाटा निकल के नहीं आएगा, रैंडमनेस हो जाएगी। लेकिन जब 4-5 टेस्ट जो आपने फुल सिलेबस बायो के दिए होंगे, कभी भी दिए होंगे, अभी दिए हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जब भी आपने वो टेस्ट दिए थे उन टेस्ट को उठाना, उसके बाद ऐसी एक लिस्ट बनाना, उसके बाद देखना कि किस चैप्टर में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो सबसे पहले उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए अपने चैप्टर्स को टैकल करना शुरू कर दो। रैंडमली चैप्टर्स ना करो कि आज लिविंग वर्ल्ड कर लेता हूं, कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। ठीक बात है, बिल्कुल हमें स्मार्ट वे में अपने एफर्ट्स सारे डालने हैं। एक जब खुद को ही नहीं पता है कि भाई मैं कहां लैग कर रहा हूं, मेरे नंबर कहां से कट रहे हैं, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। तो पहली बात तो एक कर लेना। अच्छा, दूसरी बात यार जो आपको सही करनी है वो है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बायो को पढ़ते हो। जैसे देखो, अगर ये आपकी लेट से एनसीईआरटी है ना, ये आपकी एनसीईआरटी है जो कि आप देख रहे हो, तो इसमें कोई भी चैप्टर लेट से अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट से चलो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड जैसे आपका बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ना, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपको दिख रहा है, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो
तो जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ना शुरू करते हो तो आपका माइंड का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके माइंड का एनर्जी का खर्च करना हर एक पेज में सेम रहता है, कि इस पेज में भी वो सेम एनर्जी खर्च करने पे लगा होता है, क्योंकि उसका माइंड मोनोटोनस, आपका माइंड एक मोनोटोनस वे में चलने लग गया है। स्मार्टनेस आपके माइंड में खत्म ही हो गई है, डम्बनेस आ गई है, क्योंकि आपको टेक्निक्स नहीं सिखाई गई हैं पढ़ने की। बस बोल दिया है सबने, सारी सोसाइटी ने, आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने बस बोल दिया है कि नंबर ला के दो, लेकिन किसी ने बताया नहीं है कि नंबर आते कैसे हैं। इस करके आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप जब यार कोई चैप्टर करते हो, जैसे ये पेज आप पढ़ते हो, तो आप इसमें भी उतनी ही ताकत लगाते हो, उतने ही फोकसली पढ़ते हो जितना आगे इसमें पढ़ते जाते हो। लेकिन आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी कोई भारी चीजें नहीं है। कुल मिला के आपको ये पता है कि लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे भारी चीज है वो ये टेबल ही है, जो ये आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा। ये टेबल ही है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे भारी है, जिसको दिमाग में सेट करने में टाइम लगता है। तो जब ये बात आपको क्लियर है, जब ये बात आपको खुद से भी पता है कि भाई इसमें सबसे भारी चीज एक टेबल ही है, उसके अलावा तो बस एक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, उसको हम आराम से एक बार अच्छे से पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एफर्ट्स इस टेबल में लगने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, आपके पिछले 8 पन्ने में जो एफर्ट लगे होते हैं, जितने एफर्ट आपने इस पेज में लगाए होते हैं इससे पिछले वाले पेज में, वही सेम एफर्ट्स आप इस वाले पेज में भी, इस टेबल में भी लगाते हो। तो सेम एफर्ट्स लगाने से काम थोड़ा होगा भाई। देखो जैसे अगर ये आपकी मान लो ये दोनों ही फिजिक्स की बुक है ना, ये दोनों ही आपकी फिजिक्स की बुक है, दोनों में ही फिजिक्स है, लेकिन इस फिजिक्स की बुक को उठाने में कम एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन इस बुक को उठाना तो बहुत एफर्ट्स लगेंगे, राइट। सेम एफर्ट से दोनों बुक को नहीं उठा सकते हो। इस बुक को उठाने के लिए ज्यादा न्यूटन्स की फोर्स, ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यही सेम बात आपके हर एक चैप्टर के अंदर भी होती है। जैसे लिविंग वर्ल्ड की बात हो गई, या एनिमल किंगडम देख लो। जैसे आप एनिमल किंगडम करते हो, तो एनिमल किंगडम में क्या आता है भाई, देखो सबसे पहले आता है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा ये सब हम पढ़ते हैं कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब फलाना का पढ़ते हैं। फिर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद सिमेट्री आ जाता है भाई, कि एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल होता है, बाइसिमेट्रिकल होता है, ये सब आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि जर्म्स लेयर आ जाती है, डायोप्लास्टिक, ट्रायोप्लास्टिक, ये सारी जो बातें हैं, कोलम वाला आ जाता है ना, ये सारी जो बातें हैं ये हम एक बार पढ़ते हैं, लॉजिकल बातें हैं, कोई इतने एफर्ट्स वाली बात नहीं है। इस 2 इमेज को भी देख लेते हो ना, तब भी आपको समझ आ जाता है कि भाई बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है ना। ये सारी बातें हमें क्लियर एक बार में ही समझ आ जाती हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ने जाते हो तो इसमें भी आपका दिमाग उतना ही भारी होकर पढ़ता है। इस पेज को भी आपका दिमाग, इस पेज को भी उतना ही अंदर भारी, मन को भारी रख के अपने दिमाग पे लोड डाल के उस पेज को भी ऐसी उसी माइंडसेट से पढ़ता है। लेकिन आपको पता है कि मेन जान जो लगने वाली है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, ये चीजें हैं जो इसमें हर एक चीज के, हर एक फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं। दिक्कत उसी में है आपकी कि आप एग्जाम्पल में भी उतनी एफर्ट्स डालते हो जितने पहले 2 पेज में डालते हो। पहले 2 पेज में कितने ही एफर्ट्स लगेंगे भाई। तो अपनी ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सही करो। अपने दिमाग को हर एक चैप्टर में पहले समझा दो। हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का खोलो या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी नोट से, उसके एक बार पूरा बिना स्टार्ट किए चैप्टर को पहले बार सारे पन्ने पढ़ के देख लो और आइडेंटिफाई कर लो भाई कि इधर मेरे ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे इधर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, इधर एनर्जी को मुझे ज्यादा खर्च करना है, इन पेजेस में एनर्जी को कम खर्च करना है। तो उस अकॉर्डिंग जब काम करोगे, जिसमें जितने एफर्ट्स की डिमांड है, जहां पे एग्जांपल्स ज्यादा होंगी, डाटा याद करने वाला ज्यादा होगा, उसको ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स देंगे। और जो भाई लॉजिकल बातें हैं, जो कि सिंपल लाइंस हैं, सिमेट्री वाली, जैसे मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें, तो इन सब में हम कम एफर्ट्स देंगे, बस एक बार रीडिंग कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके आपका चैप्टर भी कम टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन साथ साथ में जिन चीज पे आप लैग कर रहे थे, जिस करके आपके नंबर कट रहे थे, वो भी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। तो दूसरी चीजें ये करना कि अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को सही कर लेना। जहां पे ज्यादा एफर्ट्स डिमांड करता है उधर ज्यादा एफर्ट्स जाने चाहिए, जहां पे कम एफर्ट्स से काम हो जाता है उधर कम एफर्ट्स होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए कि सारे पेज में सेम ही एफर्ट आपके लग रहे हैं, उससे कुछ नहीं निकल के आएगा। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी चीज है यार आफ्टर टेस्ट, कि टेस्ट के बाद आपको क्या करना है। जैसे लेट से आज आपने टेस्ट दिया, जब भी आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे अपनी रिवीजन करके, मे बी आपकी रिवीजन हो गई होगी, मे बी या तो 1 हफ्ते बाद कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कोशिश करना कि री नीट 2026 से एटलीस्ट 10 दिन पहले अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मेंटरशिप में जो स्टूडेंट इनरोल हैं उनका भी मेरा लक्ष्य यही है कि उन सबको कम से कम 10 दिन पहले ही बायो का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस उनका एटलीस्ट 10 दिन पहले कंप्लीट करवा दूं। तो एटलीस्ट आप भी ऐसा रखना कि कम से ज्यादा उससे पहले कर पाओ तो और बेटर है, या कर लिया है तो और भी बेटर है। लेकिन मैक्स आपके पास, जैसे आपका 21 जून को आपका नीट का एग्जाम है, तो कम से कम 11 जून से पहले अपनी बायो पूरी लपेट देना। उससे आगे खींचोगे तो कभी भी बायो में 330 340 नहीं जा पाओगे, सीधा बता रहा हूं। तो देखो,
पहली बात तो ये, जब मैंने बता दिया कि 10 दिन पहले अपनी बायो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट बायो के डेली 1 घंटे का देना शुरू कर देना। देखो टेस्ट के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेट से टेस्ट दिया और टेस्ट में लेट से सपोज आपके नंबर आए 200, ठीक है, एक जर्नल केस लेके चल रहा हूँ, हाइपर केस नहीं लेके चल रहा हूँ। लेट से आपके 200 नंबर आए, आपने 360 नंबर का बायो का 1 घंटे का टेस्ट दिया, उसमें आपके नंबर आए 200, तो कितने नंबर कटे? 160 नंबर कटे हैं। 160 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 40 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए हैं तो 40 क्वेश्चन 40 टॉपिक से आए होंगे। एग्री करते हो? करना ही पड़ेगा। तो जो आपके 40 क्वेश्चन गलत हुए थे, उन 40 क्वेश्चन के जो 40 टॉपिक्स हैं, उन 40 टॉपिक को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लो। आप क्या करते हो? वही घिसी पिटी बातें जो आपको बाकी लोग बता देते हैं, चिंदी लोग, वही सुनते हो कि जो 40 क्वेश्चन आपसे गलत हुए उसकी एनालिसिस कर लो। अरे भाई उसकी एनालिसिस क्या ही कर लोगे आप? 40 क्वेश्चन देखोगे, उसका जो आंसर होगा कहोगे हाँ हाँ ठीक है ये आंसर है, उसमें क्या एनालिसिस होगी? कुछ एनालिसिस नहीं होगी उसमें। आपको क्या करना है, जो 40 क्वेश्चन आपके गलत हुए, आई रिपीट, जो 40 क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो 40 क्वेश्चन जिन 40 टॉपिक से ड्राइव होके निकले थे, आपको 40 के 40 टॉपिक पूरे वापस एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रिवाइज कर लेने हैं। ये जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया ना, अगले 5 टेस्ट के अंदर अंदर आप गारंटी से बोल रहा हूं 320 330 प्लस टॉप जाओगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेंटरशिप स्टूडेंट के, अभी 10 दिन पहले की बातें बता रहा हूं, जो अभी आपके साथ ही नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन स्टूडेंट का ही एक्सपीरियंस के बिहाफ में आपको सारी चीजें बता रहा हूं मैं। तो ये 3 चीजें अपनी सही कर लेना। पहली बात है एनालिसिस, दूसरी बात एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही दिमाग में रखेंगे कहां पे ज्यादा एनर्जी लगानी है, कहां पे ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, कहां पे कम लगाने हैं, उस अकॉर्डिंग बैलेंस करके चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट करेंगे। और तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई है कि आफ्टर ए टेस्ट आपको क्या करना है, कि आफ्टर ए टेस्ट आपको क्वेश्चन का बस आंसर देके बात खत्म नहीं कर देनी है, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया था उसकी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक रीडिंग मार लेनी है तगड़े तरीके से, ठीक है। तो ये 3 चीजें अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, तो आपकी बायो जो आप अभी आपके नंबर स्टक हो गए हैं, आप देखोगे अभी 2-3 टेस्ट के बाद आप इसी वीडियो में आके कमेंट खुद भी करोगे कि हाँ भैया अब नंबर इंप्रूव हो गया। गारंटी से बोल रहा हूँ नंबर इंप्रूव होंगे, इसी तरीके से इंप्रूव होंगे, ठीक बात है। तो ये यार 3 चीजें मुझे आपको बायो के रिलेटेड बतानी थी, इसको आप फॉलो कर लेना। और किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, अगर वो काफी लोगों की डिमांड होगी तो उस पर मैं वर्क करने का सोच सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।